आइए आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं और चैप्टर 2 मेरा यह है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जी हाँ, भागिए मत, पूरा वीडियो को देखिए और कॉपी कलम निकाल के लिखिए, क्योंकि हम इस चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाते हैं। तो भागिएगा तो आपका जिंदगी बर्बाद होगा। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज चैप्टर 2 हम लोग देखेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 4 है। पार्ट 3 हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग पिछले वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और पुष्पी पादपों पर लैंगिक जनन, इसमें इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन उसको शुरू करते हैं। कह रहा है बाह्य दल पुंज। पहला क्वेश्चन है कि एक आवृत पुष्प के उन अंगों के नाम बताए जहां नर एवं मादा युग्मकों भिद का विकास होता है। यानी पुष्प के कोई भी आवृत बीजी पुष्प है, आवृत बीजी भी हो सकता है, आवृत भी कह सकते हैं। तो उन अंगों का नाम बताइए। क्वेश्चन ये है कि उन अंगों का नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकों भिद का विकास होता है। जहां नर एवं मादा का विकास होता है उसके अंग का नाम बताइए। तो सबसे पहले इसमें कुछ अंगों को देख लेते हैं और कुछ पार्ट को समझ लेते हैं। कह रहा बाह्य दल पुंज। तो बाह्य दल पुंज है क्या? जो किसी भी पुष्प में इसका निर्माण बाह्य दल से होता है। यानी कई सारे दल होते हैं, उसमें से बाह्य दल जो भी होते हैं उससे बाह्य दल पुंज का निर्माण होता है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद दल पुंज, तो इसका निर्माण दल से होता है। उसके बाद है पुमंग। ये सब क्या है? पुष्प का अंग है। ये सब क्या है? एक आवृत बीजी पुष्प का अंग है। तो पुमंग समझते हैं, पुमंग क्या, और ये नर और मादा विभाग है। तो सबसे पहले आइए समझते हैं पुमंग क्या है। तो पुमंग का निर्माण जो है पुंकेसर से होता है। किससे होता है? पुंकेसर से होता है। और यह पुष्प का नर जनन वक्र कहलाता है। यानी पुमंग जो है इसका निर्माण पुंकेसर से होता है। अब पुंकेसर है क्या? पुष्प का नर जनन चक्र है। क्या है? पुष्प का नर जनन चक्र। यानी पुष्प का जो पुरुष भाग होता है उसका जनन चक्र है पुंकेसर, और पुंकेसर से ही पुमंग का निर्माण होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? उसके बाद जायंग, इसका निर्माण अंडप से होता है। मादा भाग में अंड पाया जाता है। हम इससे पिछले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अंड क्या है। मादा जनन अंग कहलाता है, ठीक है, मादा युग्मक कहलाता है अंड। और इसका जायंग जो होता है पुष्प में, जायंग अंडप से तैयार होता है। किससे तैयार होता है? अंडप से। और यह पुष्प का मादा जनन चक्र है। जायंग जो है पुष्प का मादा जनन चक्र। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए कुछ बातों को और हम समझ लेते हैं। सबसे पहले पुंकेसर देखते हैं। पुंकेसर तो आप लोग को समझ में आ गया कि एक नर जनन चक्र है। पुष्प में क्या है? पुष्प में नर जनन चक्र है। यानी पुंकेसर जो है पुष्प में नर जनन चक्र है। और पुंकेसर जो होता है इसमें क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। पुंकेसर में क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। परागन नहीं बल्कि परागकण पाया जाता है। और यही परागकण किसी न किसी विधि द्वारा, चाहे वायु परागन क्रिया द्वारा, चाहे वायु द्वारा, चाहे कीट के द्वारा, चाहे अन्य विधियों द्वारा, किसी तरह मादा पुष्प के जायंग भाग में यदि चला जाता है परागकण, तो वह क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है। क्या हो जाता है? निषेचित हो जाता है। यानी अब वह जो है पुष्प या फल देने लायक तैयार हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो पुष्प नर जन अंग है पुंकेसर, और पुंकेसर में पाया जाता है परागकण। लेकिन जायंग जो है ये मादा जनन चक्र है। क्या है? मादा जनन चक्र। यानी मादा पुष्प में पाया जाता है ये जायंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बाह्य दल पुंज क्या है? इसका निर्माण बाह्य दल से होता है। दल पुंज क्या है? इसका निर्माण दल से होता है। पुमंग क्या है? पुंकेसर से होता है। और पुंकेसर नर जनन चक्र है, यानी नर जनन चक्र है। और जायंग क्या है? इसका निर्माण अंडप से होता है, जो कि पुष्प का मादा जनन चक्र है। यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और लाइक शेयर बिल्कुल ना करना भूले। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। मेरा अगला क्वेश्चन यह है
जो अंडप के कितने भाग होते हैं। तो इससे पहले हम लोग ने समझ लिया कि बाह्यदल पुंज क्या है। जो फूल का बाहरी भाग होता है वह बाह्यदल पुंज है। उसके बाद पुमंग क्या है, फूल का जो नर भाग होता है वही पुमंग है। उसके बाद जायंग क्या है, फूल का जो मादा भाग होता है वही जायंग है। अब इसमें हम लोग को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है, जो अंडप के कितने भाग होते हैं। तो अंडप के 3 भाग होते हैं। एक अंडाशय होता है, दूसरा वर्तिका होता है, तीसरा वर्तिकाग्र होता है। अब अंडाशय में ही बीजांड का निर्माण होता है, यानी जब अंडाशय निषेचित होता है तो उसमें ही बीजांड का निर्माण होता है। ये तो समझ में आ गया कि जब कोई फूल यानी मादा पुष्प जायंग भाग में परागन की क्रिया होती है, यानी परागकण जाता है तो वो निषेचित होता है। तो अंडाशय निषेचित जब हो जाता है तो उसमें बीजांड का निर्माण होता है। अब आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि सेब में फूल से उत्पन्न होता है या बीज से। हमारा जो फल है सेब, वो फूल से उत्पन्न होता है या बीज से। तो आप इस बात को जान लीजिए, जो भी सेब है वो किससे उत्पन्न होता है, तो पुष्प से, यानी फूल से उत्पन्न होता है। फूल से ही सेब का बनना शुरू होता है। सेब में फल का विकास जो होता है पुष्पासन से होता है। किससे होता है, पुष्पासन से, यानी पुष्प से। इसी कारण इसे आभासी फल कहा जाता है। समझ में आ रहा है। सेब के फल को हम लोग आभासी फल क्यों कहते हैं। और एक तरह से आभासी फल को आप फॉल्स फल भी कह सकते हैं। कौन सा फल, फॉल्स फल। तो इसको हम फॉल्स फल या आभासी फल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विकास जो होता है, सेब के फल का जो विकास होता है वह पुष्प से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। और फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होता है। इसका मैंने व्याख्या पहले ही कर चुका है कि अंडाशय सब जब निषेचित होती है तो उसी अंडाशय से बीजांड का निर्माण होता है। यहाँ अंडाशय से पुष्प का निर्माण हुआ है और उसी पुष्प से फल का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि असंजनन क्या है, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले ये हम लोग समझ लेते हैं कि असंजनन है क्या। तो इसमें अलैंगिक जनन की बात कही गई है। अलैंगिक जनन की बात कही गई है। तो अलैंगिक जनन में जो ये बात कही गई है कि अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना होता है। तो आप लोग इस बात को भली भांति समझते हैं कि संलयन कब होता है। संलयन होता है कब, जब वो लैंगिक जनन में। कब होता है, तो लैंगिक जनन में। और लैंगिक जनन में संलयन कब होता है, जब नर और मादा भाग लेते हैं। नर और मादा भाग लेते हैं। तो जब नर और मादा भाग लेते हैं तो वो हो गया लैंगिक जनन। कौन सा जनन, लैंगिक जनन। नर और मादा भाग लेके संलयन करते हैं, मतलब कि युग्मकों का, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, तब जाके जनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में तो संलयन होता ही नहीं है, या तो संलयन होगा कैसे। यानी अलैंगिक जनन जो प्रक्रिया है वह बिना संलयन के होता है और उसमें नर और मादा भाग नहीं लेते हैं। अलैंगिक जनन की एक सामान्य विधि जिसमें नए पौधे का जो निर्माण होता है वह युग्मकों के संलयन के बिना ही हो जाता है। मतलब ये जो पौधा होता है असंजनन वाला पौधा, उसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया नहीं होती है। वह बिना युग्मकों के संलयन के ही नए पौधा की उत्पत्ति कर देता है, नए पौधा की उत्पत्ति कर देता है। असंजनन में गुणसूत्रों का वियोजन या पुनः संयोजन नहीं होता है। तो जब आप लोग इस बात को जान गए हैं कि और इस जनन में, असंजनन में संलयन होता ही नहीं है, जब संलयन होता ही नहीं है तो गुणसूत्र का वियोजन या संयोजन कहाँ से होगा, ये तो बात यहाँ पे आएगी नहीं। अतः हम लोग यह कह सकते हैं एक तरह से यह अलैंगिक जनन द्वारा होता है, मतलब बिना संलयन के। अब कह रहा इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व ये है कि इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है।
इसमें पौधे के लाभदायक गुणों को लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है। ये इसका महत्व है। तो आप लोग समझ गए कि असंजनन क्या है अच्छी तरीका से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी बोल दीजिए कि इस पे कंटिन्यू बैच चलती है जो कि बायोलॉजी का है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें ये चैप्टर 2 है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।